पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर आपस में ही भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठी भांजी। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। अंबेडकर के नाम पर सियासी घमासान अब चरम पर पहुंच चुका है। संसद में धक्का मुक्की कांड के बाद पटना में बीच सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी, एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दे डाली। बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बीच सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। हालात ये हो गए कि माहौल कहीं ज्यादा न बिगड़ जाए, इसलिए पुलिस ने दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं को संभाला। आपको मैं बता दूं, आज हमारे नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को उच्च सदन के सामने मारने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष को जान मारने की कोशिश की, वो तो धक्का मुक्की में बच गए। ये तो सरेट है। और यहाँ पे हमारे घर में एक गुंडा भेजे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे घर में लूटपाट मचाने के लिए। तो क्या हम अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे? शांतिपूर्ण झंडा लेकर अपना मार्च कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन करने का इस लोकतंत्र में सभी दल का अधिकार है। तो हम लोग करने आए थे। पहले से लोग लाठी उठी लेके खड़े थे, लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को हम बताना चाहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता कोई झुकने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सियासत जो है वो सड़कों पर उतर आई है। एक तरफ जहां बीजेपी के तो लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सदाकत आश्रम के सामने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वही कांग्रेस के जो लोग हैं हाथों में लाठी डंडा लेकर यहाँ पे जरा बैठे। अंबेडकर पर मान सम्मान और अपमान की सियासत की लड़ाई अब प्रचंड हो चुकी है। कहीं से कोई झुकने को तैयार नहीं है। हर पार्टी इसमें अपने को अंबेडकर की महाहितैषी बता रही है। ऐसे में वो अंबेडकर के बहाने सड़क पर लाठी चलाने से भी बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो आखिर ये क्यों हुआ? पटना में लाठी भांजते बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आपने देखा। आखिर पटना में लाठी क्यों भांजी गई? दरअसल अंबेडकर के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। संसद भवन के बाहर हुए हंगामे में बीजेपी के 2 सांसदों को चोट लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दे दिया। वहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने का आरोप लगाया गया है। अब दोनों ही ओर से एक दूसरे के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तारीख 19 दिसंबर 2024। घड़ी की सुई सुबह के 10:45 बजने का इशारा कर रही थी। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पक्ष और विपक्ष के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन पहुंच चुके थे। अब 11 बज चुका है। समय है संसद की कार्यवाही के शुरू होने का। तभी अचानक एक खबर आई। संसद के मकर द्वार के पास पक्ष विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई है। समय सुबह के 11:01। महज 1 मिनट ही हुआ होगा कि बीजेपी के ओडिशा से सांसद प्रताप सारंगी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। समय 11:03। महज 2 मिनट के अंदर राहुल गांधी की तस्वीर सामने आती है। नीली टी शर्ट में राहुल गांधी घायल सांसद प्रताप सारंगी के पास पहुंचते हैं। चंद सेकंड बीते होंगे कि एक चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। ये आवाज गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की है, जिसमें निशिकांत राहुल गांधी पर बिफर रहे हैं। क्या राहुल क्या
क्या कर रहे हैं आपके गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है, इतना गुंडागर्दी करते हो। समय 11:10। महज 5 मिनट ही हुए होंगे कि राहुल गांधी एक बार फिर सामने आए और सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देने के आरोप पर सफाई दी। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। देखते ही देखते अंबेडकर के मुद्दे पर हो रहा हंगामा तू तड़ाक में बदल गया। तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है और इस मामले की सच्चाई क्या है। फिर क्या था, रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन का दौर शुरू हो गया। नॉर्थ ईस्ट की नहीं थी, निर्लज्जता की कोई हद होती है। अब चोरी करो फिर सीना चोरी करो, ये सामंतवादी लोग ही कर सकते हैं। और झूठे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में। संसद परिसर से शुरू हुआ हंगामा पहले धक्का मुक्की में बदला, फिर थाने तक पहुंच गया। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, तो बीजेपी की महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर मिसबिहेव करने का आरोप लगाया। ये दिखाता है कि वो केवल रवैया अशोभनीय नहीं है, वो आपराधिक। वैसे तो हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही पहले ही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे दिन चलता रहा। संसद के इतिहास में इससे पहले शायद ही ऐसी तस्वीर देखने को मिली। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो। देखिए, अमित शाह पर लालू प्रसाद के विवादित बयान ने बिहार की सियासत को भी गरमा दिया है और यहां भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। गुरुवार की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के हंगामेदार बयान के साथ हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिसे हम पढ़ नहीं सकते, आप खुद सुन लीजिए। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है, हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? तो एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना। बहुत देर नहीं हुआ था कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर अपने राजनीतिक करियर का सबसे तीखा हमला कर दिया। देखिए, लालू यादव जो राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। लालू प्रसाद जी अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। अंबेडकर को लेकर शुरू हुई बहस बिहार तक पहुंच गई है। लालू प्रसाद के बयान ने ठंड के मौसम में बिहार के सियासी पारे को बहुत ज्यादा चढ़ा दिया है। ये जुबानी जंग कहां तक जाती है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, विनीता मिश्रा, रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपमान नहीं कर सकते। तो वहीं अमित शाह पर लालू प्रसाद के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को पंजीकृत अपराधी बताते हुए बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर बताया है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को राजनीति का भद्दा दाग बताया, जिसके बाद सियासत और गर्मा गई। लायक पिता के नालायक बेटा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिन लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, इन्होंने इनके पिता को, इनके माता जी पार्वती जी को और यहाँ तक कि सम्राट चौधरी जी को उंगली पकड़कर मंत्री बनाया। वो सम्राट चौधरी जी आजकल ताबड़तोड़ तेल मालिश कर रहे हैं। बिहार के राजनीतिक इतिहास में लालू प्रसाद एक बदनुमा दाग है।
लालू जी बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार, भय, भाई भतीजावाद के पोषक रहे हैं। उनके लिए अपना परिवार ही सदा प्राथमिकता में रहा है। वह खुद को कृष्ण के वंशज कहते हैं, लेकिन गौ माता का चारा चुराने से भी बाज नहीं आते। उनकी कथनी और करनी दोनों कभी एक साथ नहीं रही। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने श्री लालू प्रसाद जी के बारे में जो कहा है, बिल्कुल सच और सटीक कहा है। आज लालू प्रसाद जी चुनाव लड़ने से वंचित हैं। उनको भ्रष्टाचार में सजा मिली है, इसलिए चुनाव लड़ने से वंचित हो गए हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। कोर्ट ने उनको सजा दिया है, और वह भी सजा कोई देश के आजादी के लिए थोड़े ही ना वो जेल गए थे। वो तो चारा के माध्यम से बिहार के खजाने को लूटने का काम किया है और बिहार को कलंकित किया है, बिहार को वर्षों पीछे धकेला है। बिहार में अब निवेश की बहार है, क्योंकि बिजनेस के लिए बिहार पूरी तरह तैयार है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में इसकी बानगी देखने को भी मिली, जिसमें 80 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई और लगभग 1 लाख करोड़ का MOU फाइनल किया गया। क्या बिहार में आने वाले हैं रोजगार की बहार? इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की इस तस्वीर से कौन नहीं वाकिफ होगा। छठ और दीपावली के मौके पर जब ट्रेनों में ठुस ठुस कर लोग बिहार आते हैं और फिर इसी तरह ट्रेनों में एक दूसरे पर लदकर मजदूरी करने बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं। पर अब इन लोगों को 2 जून की रोटी कमाने के लिए इस तरह जिंदगी से जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। बिहार में अब निवेश की बहार आएगी, क्योंकि बिहार बिजनेस के लिए तैयार हो गया है। कि आने वाले समय में बिहार भी एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर अपने देश में प्रमुखता से उभर रहा है, और विशेष तौर से पूर्वी भारत में बिहार में संभावनाएं अनेक हैं। बहुत बड़ा मार्केट बिहार अपने आप में है। हमारी भौगोलिक स्थिति भी हमारे एडवांटेज में, हमारी पॉलिसीज अच्छी है। बिहार में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार प्रयासरत है। 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का पटना में आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने दिलचस्पी दिखाई और कई बड़ी कंपनियों ने नीतीश सरकार के साथ MOU भी साइन किया। जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं वो हमको लगता है पूरे देश में बेस्ट दिए जा रहे हैं, और उसके कारण मुझे लगता है कि उद्योगपति का यहाँ रुझान हुआ है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा है। उद्योगपति भी मानते हैं कि बिहार एक बड़ा मार्केट है, लिहाजा कई कंपनियां हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। IT पार्क खोले जा रहे हैं। MSME सेक्टर और युवा स्टार्टअप के जरिए रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। 3-4 सालों में हम और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमने 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक किया है, और 300 से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान आगे के 3 से 4 साल में हमारा है। प्रोत्साहित किया है बिहार आने के लिए, और हम करीब 500 करोड़ रुपया अगले 3 साल में बिहार में इन्वेस्ट करेंगे। We would like to establish a world-class logistic park in Bihar, spread over a land of 50 acres. बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 815 बड़े निवेशक शामिल हुए और 1 लाख करोड़ से भी अधिक का MOU फाइनल किया गया। इस इन्वेस्टर्स समिट को एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। अब ये देखना होगा कि इससे बिहार को उद्योग, रोजगार और विकास में कितनी मदद मिलती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र साहिल और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति मिल गई है। नीतीश कैबिनेट ने इसे स्वीकृति दे दी है। अब 3 की बजाय 5 बार परीक्षाएं ली जाएंगी। सक्षमता परीक्षा 5 बार ली जानी है। जो शिक्षक जहां पढ़ा रहे हैं वहीं अपना योगदान देंगे। पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। विधानमंडल में पहले ये फैसला हो चुका था। आज कैबिनेट ने भी इस पर सहमति जता दी है, जिसके तहत अब 5 बार सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और साथ ही जो शिक्षक जहां योगदान दे रहे हैं वहीं योगदान देंगे। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आज कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचर को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं, और साथ ही साथ
बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या जरूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में है, जहां जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए घर पहुंच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी कर देंगे। SC/ST कल्याण मंत्री जनक राम ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। जनक राम ने तेजस्वी समेत तमाम विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए उन्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन बताया है। जनक राम ने कहा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा, ठीक उसी तरह से तेजस्वी, अखिलेश और ममता अपने राज्य को लूट रहे हैं। इंडिया कंपनी को देश के सर्व समाज के लोगों ने लड़ करके भगाया तो जरूर, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आड़ में यहाँ देश और प्रदेश में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन यहाँ तेजस्वी यादव जी हैं, यूपी में अखिलेश यादव जी हैं, बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, आपके झारखंड में हेमंत सोरेन जी हैं। पूरे देश के सभी राज्यों में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके उनके पिताजी शासन किए, उनके पुत्र जी शासन कर रहे हैं, पुत्र के पुत्री जी शासन करेंगे। ये देश में एक ही पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसका आवरण बहुत बड़ा है, जिसका नाम NDA पड़ता है। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने और शराब माफियाओं पर की जा रही कार्रवाई को लेकर आज मद्य निषेध विभाग की राज्य स्तरीय बैठक पटना में हुई। मंत्री रत्नेश सदा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई और इस बैठक में शराब माफियाओं की गिरफ्तारी, ड्रोन और स्निफर डॉग की मदद से शराब की जब्ती को लेकर फीडबैक लिया गया। बैठक में लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों को मंत्री की फटकार भी मिली। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। मद्य निषेध विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक पटना में चल रही है इस वक्त, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंत्री से लेकर मद्य निषेध विभाग के तमाम अधिकारी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और पूरे बिहार से जो मद्य निषेध विभाग के अधिकारी हैं वो इस बैठक में शरीक हो रहे हैं और तमाम पहलुओं पर मंत्री और अधिकारी जानकारी ले रहे हैं कि शराबबंदी कानून हो या फिर सूखे नशे का कारोबार हो, उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई चल रही है। और लगातार फीडबैक लिया जा रहा है और कई तरह के इंस्ट्रक्शंस भी मिनिस्टर और अधिकारियों के लेवल पर दिए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें कई पहलुओं पर जो विभागीय अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो जानकारी ले रहे हैं। और जहां से कार्रवाई को लेकर शिथिलता की बात सामने ही है, वहां अधिकारियों को मंत्री हों या अधिकारी तमाम तरह के निर्देश दे रहे हैं। इस वक्त स्निफर डॉग और ड्रोन के माध्यम से किस तरह की कार्रवाई हुई है इसका फीडबैक लिया जा रहा है। और तस्वीरों में देखिए जो स्निफर डॉग से संबंधित जो प्रतिवेदन है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है और डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्रोन से पकड़े गए हैं और कितने स्निफर डॉग से जो शराब विक्रेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त तस्वीरों में नजर आते हुए और फीडबैक लेते हुए। देखना होगा इस बैठक से क्या सार्थक परिणाम सामने आता है, लेकिन निश्चित तौर पर यह बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खासकर शराबबंदी कानून और सूखे के नशे को लेकर जो अवैध धंधा चल रहा है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी पटना में। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दानापुर कोर्ट में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई ने सरेंडर कर दिया है। रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव गोलीबारी सहित कई मामलों में आरोपी था। पिंकू यादव के खिलाफ कोर्ट से आदेश के बाद पुलिस ने कल रात उसके घर पर छापेमारी कर इश्तेहार भी चिपकाया था। अब पिंकू यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर के बाद उसके घर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। अभी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। विनोद कुमार है, उनको FIR की जा रही है। अभी देखेंगे उसमें कौन से सेक्शन उन पर लगते हैं, किससे कितना संबंध है। कल तक तो उन्हें पूछताछ के लिए रखा गया था। अब इसमें हमें संगीन और इसमें साक्ष्य मिले हैं जो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसमें इनकी संलिप्तता है। अभी छापेमारी किसके घर पे हो रही है? अभी विनोद नाम के जो व्यक्ति हैं उनके यहाँ पर की गई है। ठीक। हाँ, खगौल थाना कांड संख्या 284-24 में पिंकू यादव नामजद अभियुक्त थे जो आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। न्यायालय में SCJM 5 के न्यायालय में। कौन सा मामला था? वो मामला था उन पर झूठा आरोप लगाकर कुछ रंगदारी वगैरह का केस और फायरिंग का केस किया गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।